गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग कल देखे थे भारत की जो स्थिति थी और जो भारत का अक्षांश और जो देशांतरीय विस्तार था, कल हम उसके बारे में देखे थे। और हम लोग भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई के बारे में भी हम लोग जान गए थे और ये भी जान गए थे कितनी अक्षांश रेखाएं और कितनी देशांतर रेखाएं भारत से पास करती है। कल हम ये बात कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत की जो एरिया है और भारत में कर्क रेखा है और देशांतर रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भारत की क्षेत्रफल कितना है। जो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th यानी 7वें स्थान पे आता है। किस चीज में? एरिया में, यानी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में इसका एरिया कितना है? तो 2,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2,87,263 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। किसका? भारत का। और ये वर्ल्ड में जो भूभाग है उसका कितना परसेंट रखता है? तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 29% भूभाग है, यानी जो मान लीजिए कि पूरे विश्व को मान लीजिए कि 100% भाग है, तो इस पे 71% पे क्या है? जल है और 29% पे लैंड है। तो इस 29% में ये क्या करता है कि 2.43%, यानी 2.43% ये लैंड रखता है। यानी भूमि कितना रखता है? 2.43%। कौन? भारत। और टोटल जनसंख्या कितना रखता है? 2.43% एरिया पे ये लगभग 2011 की सेंसस से देखेंगे, जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार ये 17.5%। लेकिन अभी फिलहाल में देखेंगे तो ये लगभग 18% या उससे अधिक हो गया है, उससे अधिक हो गया है। कितना? 18% से अधिक हो गया है। तो ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 2.43% लैंड रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 17.5% पॉपुलेशन रखता था, लेकिन अब ये 18% या उससे अधिक हो गया है। तो ये जो 7th है, तो इससे पहले 6 देश हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं कौन 6 देश हैं एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा देश रसिया आएगा, यानी रूस। इसके बाद कनाडा आएगा, और रूस के बाद कनाडा हिंदी में लिखते हैं रूस, कनाडा, चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन। ये लगभग ऊपर का 3 याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी सजाने को दे देता है। चाहे ये ऊपर वाला मान लीजिए टॉप वाला कंट्री हटा देगा और इसके बाद दे देगा इसको क्रमबद्ध से सजाने के लिए कि एरिया वाइज में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये ऊपर वाला हटा देगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लार्जेस्ट होता है वो लगभग सभी लोग याद रखते हैं। तो ऊपर वाले को हटा के ये क्या करेगा, यहाँ से उठा लेगा या फिर ये 3 देश उठा कर दे देगा इसको क्रमबद्ध सजाइए। तो एरिया वाइज में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ये लगभग 5 याद रखिएगा और भारत का क्रम याद रखिएगा। तो इसमें भारत का कौन सा क्रम है? 7वां है। इतना एरिया है, वर्ल्ड का लगभग 2.43% भूमि रखता है। और कितना रखता है जनसंख्या? 17.5%। 2011 की जनगणना से, यह है 2011, इसकी जनगणना से अभी देखिएगा प्रेजेंट में, तो ये लगभग
18% या उससे अधिक हो गया है। ये भारत का क्षेत्रफल था। हम देखते हैं भारत में कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री। ये कौन सी अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा मतलब अक्षांश रेखा। ये कैसी होगी? क्षैतिज होगी, यानी ओरिजेंटल होगी। ये रेखा ओरिजेंटल होगी, क्षैतिज होगी। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। ग्लोब पे हम आपको कल बताए भी थे। तो हम ये पहले भारत में देखते हैं कहाँ कहाँ से ये पास करती है। ये लगभग हम प्रायद्वीपीय भारत ही बनाते हैं, पूरे भारत से हमको नहीं मतलब है। जिग-जैग जाते हुए ये मान लीजिए इतना है भारत। ये लगभग इस रेंज में आना चाहिए। ये लगभग ऐसा है। तो हमको बस इतना ही से मतलब है। तो कर्क रेखा जानते हैं कि भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है, यहाँ से। ये मान लीजिए ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा किस किस स्टेज से पास करती है, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से 8 राज्यों से पास करती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब जाएंगे हम। तो पहले गुजरात के बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद ये लाइन यहाँ बांग्लादेश में घुस जाती है। ये पूरा एरिया देखिएगा, ये बांग्लादेश है, यानी इसके बाद ये लाइन बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसके बाद यहाँ पे आती है। तो ये भारत का कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। इसके बाद लास्ट में यहाँ मिजोरम। इसके बाद ये लाइन बर्मा यानी म्यांमार में चली जाती है। जो आजकल, पहले हम लोग बर्मा जानते थे, आजकल ये म्यांमार। यहाँ से देखिएगा तो ये जो भारत का जो ये उत्तर पूर्वी का ये बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ से म्यांमार स्टार्ट हो जाता है। तो ये कर्क रेखा इसके बाद मिजोरम के बाद म्यांमार में इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों में यहाँ देखिएगा तो ये देखिएगा ऐसे आ जाएगा झारखंड। ये छोटा सा एरिया, यहाँ से ये छोटा सा एरिया देखिएगा, ये बुंदेलखंड का एरिया है। तो ये एरिया कर्क रेखा को क्रॉस नहीं करता है। ये देखिएगा यहाँ से एमपी लगा हुआ है। और ये देख यहाँ ये एरिया क्या है? ये राजस्थान है। राजस्थान यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ राजस्थान यहाँ इंटर कर रहा है, देखिएगा। ये गुजरात है, गुजरात एमपी का बॉर्डर यहाँ है। तो यहाँ से ये जो एरिया है, ये माइनर वाला, ये क्या है? राजस्थान है। तो यहाँ राजस्थान भी थोड़ा सा इंटर करता है। एमपी के बाद यहाँ देखिएगा छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद यहाँ देखिएगा वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बस मैप में मत जाइएगा कि ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसे हमको मतलब भी नहीं है। बस हमको ये याद रखना है कि ये रेखा कहाँ कहाँ से पास कर रही है। बस
जो उसका मैप है वहां से रेखा को गुजार देना है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इनकी हम लोग राजधानियां देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ है गांधीनगर। गांधीनगर ये मान लीजिए एक। दो राजस्थान की राजधानी, तीन भोपाल, चार छत्तीसगढ़, पांच रांची, छह वेस्ट बंगाल, सात त्रिपुरा, आठ मिजोरम। तो इन राजधानियों को हम देखते हैं कि ये राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर है या कर्क रेखा के नीचे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के नीचे है या कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर में है, कौन सी राजधानियां निकट है, कौन सी राजधानियां कर्क रेखा से दूर है, या फिर कर्क रेखा की लंबाई किस स्टेट में अधिक है, किस स्टेट में कम है। तो जो यहाँ गांधीनगर है, गांधीनगर, पहले हम देखते हैं कर्क रेखा के नीचे की राजधानियां। कर्क रेखा के नीचे की राजधानियां। तो यहाँ पे आएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर, पहला हो जाएगा गांधीनगर। इसके बाद भोपाल, भोपाल भी नीचे है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर भी नीचे है। इसके बाद यहाँ झारखंड की राजधानी रांची, कलकत्ता। ये सब राजधानियां कहाँ है? कर्क रेखा के नीचे हैं। ये सब राजधानियां कर्क रेखा के नीचे साइड में स्थित है। और रांची जो है ये सबसे निकट राजधानी है, सबसे निकटतम राजधानी। सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है? रांची। इसके बाद ऊपर के देखते हैं, कर्क रेखा के ऊपर की राजधानी, यानी ऊपर में स्थित राजधानियां कर्क रेखा के, यानी कर्क रेखा के ऊपर में जो राजधानियां स्थित है। तो पहला जयपुर, जयपुर। जयपुर के बाद यहाँ की राजधानी आएगी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, अगरतला और जयपुर। ये तीनों राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। ये पांच राजधानियां कर्क रेखा के नीचे में, और ये तीन राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। और जो जयपुर है ये कर्क रेखा से सबसे दूर है, सबसे दूर की राजधानी। यानी कर्क रेखा से सबसे दूर की राजधानी कौन सी है, किस स्टेट की होगी? राजस्थान की। जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर की राजधानी। तो सबसे नजदीक की राजधानी रांची, सबसे दूर जयपुर। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है। लिख लीजिए, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। और सबसे कम यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ राजस्थान का बस छोटा सा एरिया है, राजस्थान को बस टच करके निकल जा रही है, यानी छोटा सा एरिया था। सबसे कम राजस्थान, सबसे कम राजस्थान में। यानी सबसे दूर जयपुर, सबसे निकट रांची। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में। तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश के बारे में बात की है। इसके बाद हम देखते हैं 82.5 डिग्री, यानी जो भारत की मानक समय रेखा है, हम उसके बारे में कैलकुलेट करते हैं उसको। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की समय कैसे निर्धारित की जाती है।
ये तो कर्क रेखा के बारे में हुआ। भारत की मानक समय रेखा है, यानी ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ये कैसी रेखा है? ये देशांतर रेखा है। ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये देशांतर रेखा है। ये 82.5 डिग्री निर्धारित की जाती है, इलाहाबाद नैनी से निर्धारित की जाती है। तो जो अक्षांश रेखाएं थी ये कैसी रेखा? देशांतर रेखा है। जो अक्षांश रेखाएं थी वो कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी, यानी क्षैतिज थी। और ये जो रेखा है ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। तो ये रेखाएं ऐसे ऐसे चलेंगी, और जो अक्षांश रेखाएं होती है ऐसे ऐसे चलती है। तो एक ग्रिड का पैटर्न, माने ग्रिड, ये क्या है? एक ग्रिड तैयार हो रहा है। तो ये ग्रिड नुमा आकृति बनाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक ग्रिड नुमा आकृति बनाती है। तो हम अभी तो कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे, वो क्षैतिज थी, और ये वर्टिकल लाइन है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, हम कल बताए थे भारत का देशांतरीय विस्तार, यहां से बताए थे भारत का देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ से जो यहाँ तक थी, यहाँ 68.7 डिग्री पूर्व की तरफ थी, और यहाँ 97.25 ईस्ट, ये पूर्व की तरफ थी। भारत पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत था, तो 97.25 था। और कल हम दोनों का डिफरेंस ही बताए थे, दोनों में अंतर कितना आ रहा था? दोनों का अंतर आ रहा था लगभग 30 देशांतर था, यानी लगभग 29.18 आएगा। तो पॉइंट में तो कोई लाइन होगी नहीं, यानी इसका मतलब कि ये लगभग 29 देशांतर ये, और 0.18 का मतलब कि एक देशांतर और खींचना पड़ेगा, यानी लगभग ये 30 देशांतर वहां खींचना पड़ेगा। तो ये लगभग 30 देशांतर थी। ये हम आपको कल बता चुके हैं। तो पहले अर्थ का रोटेशन देखते हैं। जो ये मान लीजिए अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी 24 घंटा में, ये पश्चिम है, पश्चिम, ये पूर्व। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी, और सन क्या है? सन यहाँ है, सन यहाँ स्थिर है। तो मान लीजिए ये सन, तो मान लीजिए ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी, तो ये हमको कैसा प्रतीत होगा? ये हमको प्रतीत होगा कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं। हालांकि घूम रही है मेरी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन मेरे को प्रतीत क्या होगा? अगर हम इस पे बैठ के देखेंगे तो देखेंगे, हमको लगेगा कि सन क्या हो रहा है? पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहा है। तो ये 24 घंटा में कितना डिग्री घूमती है? लगभग 360 डिग्री, यानी एक रोटेशन पूरा करेगी, एक घूर्णन काल पूरा करेगी 24 घंटा में 360 डिग्री। तो एक घंटा में ये लगभग 15 डिग्री, एक घंटा में ये 15 डिग्री घूमेगी। तो एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो एक डिग्री घूमने में ये कितना मिनट लगाएगी? 4 मिनट। एक डिग्री घूमने में अर्थ 4 मिनट लगाएगी, यानी जब अर्थ 1 डिग्री मूव करेगी, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमेगी, तो उसमें 4 मिनट लगेगा। तो यहां से यहां कितनी देशांतर है? 30 देशांतर है। तो जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री घूमने में, यानी 30 देशांतर घूमने में कितना लगेगा? 120 मिनट, 120 मिनट। 30 देशांतर घूमने में 120 मिनट लगेगा। यानी जब सूर्योदय यहाँ होगा,
यहाँ सनराइज होगा, सूर्योदय जब यहाँ होगा तो मान लीजिए कि यहाँ सूर्योदय हो रहा है 5 बजे, सूर्योदय मान लीजिए यहाँ हो रहा है 5 बजे, तो यहाँ पे अभी सूर्योदय नहीं होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 5 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्योदय 5 बजे नहीं होगा। यहाँ पे जो सूर्योदय होगा वो 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि ये अर्थ मान लीजिए कोई यहाँ पे स्थिर है, ये अर्थ मूव कर रही है, तो सन तो यहाँ स्थिर है, घूम तो पृथ्वी रही है। तो जब सन यहाँ स्थिर है तो यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी घूम के आई पहले यहाँ, तो यहाँ मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया पड़ा, तो फिर ये अर्थ क्या करेगी, धीरे धीरे मूव करेगी, इधर तरफ धीरे धीरे घूमेगी। तो जब ऐसे धीरे धीरे घूमेगी तो ये स्थान को आने में यहाँ कितना लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, इसका मतलब कि मान लीजिए यहाँ सूर्योदय 5 बजे हुआ है, तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। यानी यहाँ से यहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। ये नहीं कि घड़ी 2 घंटे बाद चलेगी, घड़ी का तो टाइमिंग वही रहेगा। जो घड़ी मान लीजिए 5 यहाँ बज रहा है तो 5 यहाँ ही बजेगा, 6 यहाँ बज रहा है तो 6 यहाँ ही बजेगा। लेकिन जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो सूर्योदय है वो क्या होगा, या जो सनसेट है वो देर या पहले वो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। क्योंकि अर्थ के घूमने में यहाँ 30 डिग्री देशांतर पार करने में लगभग 120 मिनट का टाइम लगता है। तो इसीलिए जब यहाँ 5 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ 7 बजे होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। इसके बाद ये धीरे धीरे इधर के तरफ सूर्योदय होते जाता है, यानी धीरे धीरे इधर सूर्य दिखाई देते रहता है। मतलब पहले इधर, इसके बाद फिर इधर, फिर इधर, क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रही है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट यानी 120 मिनट। ये तो हो गया सूर्योदय के बारे में। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, यानी भारत की मानक समय रेखा वो कितनी है, 82.5 डिग्री है, यानी 82.5 डिग्री देशांतर। तो यहाँ 68.7 है, तो 68, 69, 70, 71, 72, यानी कुछ इधर की तरफ होगा, यानी कुछ ऐसे होगा। ये लाइन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, यहाँ से 82.5 डिग्री पास करेगी, 82.5 डिग्री पास करेगी। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें हम देखेंगे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें देखते हैं सबसे पहले एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इससे पहले यूपी में, यूपी में, और यूपी में कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी। सबसे पहले भारत में जो डाक सेवा स्टार्ट की गई थी वो यहीं से स्टार्ट की गई थी। यहीं पे लिख लीजिए कि
ये जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद नैनी से पास करती है, यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यूपी में कहाँ से? इलाहाबाद नैनी से। और यहीं पर लिख लीजिए कि सबसे पहले, खैर इतिहास में हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले भारत में हवाई उड़ान, यानी जो भारत में सबसे पहले उड़ान की जो शुरुआत की गई थी वो यही इलाहाबाद में नैनी में डाक ले जाकर की गई थी, यानी यहीं से इलाहाबाद नैनी से की गई थी। तो भारत में सबसे पहले हवाई उड़ान की शुरुआत यहीं से की गई थी। तो इतिहास में से आएंगे तो हम पढ़ाएंगे ये। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को यहाँ काटती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कट करती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कि जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ में, और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करती हैं। तो ये था भारत की मानक समय रेखा के बारे में। और जो ये मानक समय रेखा है एक पठार को कट करती हैं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जब ऐसे हम पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ नोट कर लीजिए, एक नोट यहाँ लिख लीजिए, नोट कि जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा यह बघेलखंड पठार को काटती है। बघेलखंड पठार को काटती है, बघेलखंड पठार को। जब हम पठार पढ़ाएंगे तो देखेंगे वहां पे, यहाँ पे अरावली है, अरावली के बाद यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ विंध्य श्रेणी है, फिर यहाँ पे कैमूर रेंज है। तो विंध्य श्रेणी में जो ये मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार के बाद यहाँ देखेंगे ये मालवा के पठार में, तो इसमें इधर देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे मेवाड़ का पठार, और बाकी मालवा का पठार बोला जाता है। इसके बाद तो यहाँ से जब शुरू होगा तो इस बुंदेलखंड के पठार के बाद आएगा यहाँ पे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। छोटा नागपुर के बाद गरजात की पहाड़ियां आ जाएगी, वो उड़ीसा में चली जाएगी। तो अरावली के बाद मालवा का पठार, मालवा में मेवाड़, फिर बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड का पठार, इसके बाद छोटा नागपुर के बाद गरजात की पहाड़ियां। तो जो ये वाली लाइन है, ये 82.5 डिग्री, ये बघेलखंड के पठार को काटती है। ये बघेलखंड के पठार को काटती है, क्योंकि ये लाइनें ऐसे जाती है, क्योंकि हम कल बताए थे कि ये लाइनें कैसी है, सेमी सर्कुलर है, यानी अर्धवृत्त है। तो ये बघेलखंड के पठार को काटकर ये लाइन गुजरती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस यूपीएससी या यूपीसीएस कहीं ये पूछा गया था, ये पेपर में, कि भारत की मानक समय रेखा किस पठार को कट करती है? तो बघेलखंड पठार को कट करती है, क्योंकि बुंदेलखंड उससे दूर पड़ जाता है। तो ये जो मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे होता है, ये जो मानक समय रेखा का, अब इसका निर्धारण कैसे होता है? तो मानक समय रेखा का निर्धारण मानक समय रेखा का निर्धारण ये कहां से किया जाता है? जीएमटी से। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम।
ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि यहीं से 0 डिग्री देशांतर यहीं से पास करती है, यानी ये GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, और यहीं से 0 डिग्री देशांतर पास करती है, 0 डिग्री देशांतर यहीं से पास करती है, ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। और ये कहाँ है? लंदन में, लंदन में। ये अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने दे दिया, तो सबका टाइम कैलकुलेशन अब यहीं से होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम ये कहाँ से निर्धारित की जाती है? लंदन से निर्धारित की जाती है। और यहाँ से भारत कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आ गया है। तो हम बताए थे आपको कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री पार करने में 5 घंटा 30 मिनट लगेगा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट जब देखेंगे ग्लोब पे, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये मान लीजिए पश्चिमी है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मान रहे हैं या ग्रीनविच मीन टाइम मान रहे हैं। तो जो भी देश इसके पूरब में होगा, जो भी देश इसके पूरब में होगा वो इसके टाइम से आगे की तरफ होगा, यानी आगे होगा, और जो भी इसके पश्चिम में होगा वो इसके टाइम से पीछे की तरफ होगा। तो जो यहाँ का टाइम है, मान लीजिए यहाँ 8 बज रहा होगा, तो भारत में 5.5 घंटा ज्यादा है, यानी 5 घंटा 30 मिनट ज्यादा, यानी भारत में उस टाइम का ऋतु हुआ। मान लीजिए 8 बजेगा तो 8 4 12 और 1 1:30, यानी भारत में 1:30 बज रहा होगा। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम से जो पश्चिम की तरफ है, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको समझिए कि जो ग्रीनविच मीन टाइम से जो पश्चिम की तरफ है वो क्या होगा? इनका टाइम पीछे होगा, और जो इधर से आगे की तरफ है उनका टाइम आगे होगा। तो भारत टाइम है, जो भारतीय टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, यानी भारतीय टाइम यहाँ से 5.5 घंटा आगे की तरफ है। और ये इंटरनेशनल रूल ये कहता है, इंटरनेशनल रूल ये देखिए 82.5 के हाथों में क्यों आया? ये यानी 30 मिनट के अंतराल में। तो इंटरनेशनल रूल कहता है कि या तो ये 7.5 के गुणक में होना चाहिए टाइम, या तो फिर 30 मिनट के गुणक में होना चाहिए। 7.5 के गुणक में, तो 7.5 डिग्री के गुणक में भी करिएगा, यानी 7.5 डिग्री का मल्टीपल में करिएगा तो भी 4 मिनट से गुणा करिएगा तो भी 30 मिनट आएगा। तो या तो 7.5 डिग्री के गुणक में होना चाहिए या फिर 30 मिनट के गुणक में होना चाहिए। तो भारत का टाइम यहाँ से 5.5 घंटा, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। एक बार ये तो आगे की तरफ है 5.5 घंटा, ये तो जान गए। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए भारत का देशांतर रेखा ईरान से 30 डिग्री आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, और ईरान में मान लीजिए अभी ईरान में अभी मान लीजिए 12 बजा है, तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? क्या समय हो रहा होगा? मान लीजिए भारत का देशांतर है, तो आप ईरान की स्थिति जानते हैं। ये मान लीजिए ये भारत है, भारत के बाद यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ देखेंगे अफगानिस्तान, यहाँ से भारत में ईरान लगा हुआ है मान लीजिए। तो इसमें दे रहा है कि भारत का देशांतर रेखा ईरान से 30 डिग्री आगे की तरफ है, यानी ईरान को मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री लाइन। अब मान लीजिए जैसे 0 डिग्री लाइन तो है नहीं, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिहाजे से बता रहे हैं कि ईरान को मान लीजिए 0 डिग्री लाइन, तो ईरान से भारत की जो समय रेखा है कितना है? 30 डिग्री आगे की तरफ है, यानी यहाँ से
कितना है 30 देशांतर, हर 1 डिग्री पे 1 देशांतर होता है, इसका मतलब 30 देशांतर पार कर रहा है। और भारत में चूंकि 30 देशांतर आगे है तो 1 देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। आपको बताएं कि 1 देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट। 120 मिनट, तो 120 मिनट लगेगा, 120 मिनट को घंटा में बदल दीजिए तो इसका मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा, तो यानी भारत का जो समय है वो क्या 2 घंटा ज्यादा हो रहा होगा, नहीं भारत का समय 2 घंटा ज्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ 12 बजा है तो भारत 2 बजा होगा, यानी भारत का समय इससे 2 घंटा आगे की तरफ होगा, यानी यहाँ 12 बजा है तो यहाँ पे 2 बजा होगा। और ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि इस पे टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो भारत का जो देशांतर रेखा है ईरान से 30 डिग्री आगे की तरफ है, तो इसका निर्धारण ग्रीनविच मीन टाइम से किया जाता है, और भारत 5.5 घंटा आगे की तरफ है, भारत 5.5 घंटा आगे की तरफ है। और कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो भी आप देख लिए, तो अब कभी क्वेश्चन आए तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। ये था भारत की मानक समय रेखा के बारे में। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए कि इसी, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये क्लास लंबी हो सकती है लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज ही खत्म हो जाए। ये मान लीजिए ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है, तो टोटल ग्लोब पे 360 देशांतर होती है, यानी 180 इधर 180 इधर, यानी 360 देशांतर, 360 डिग्री में 360 देशांतर रेखा, 360 डिग्री में 360 देशांतर रेखा, तो 180 इधर 180 इधर। तो जब हम मान लीजिए इस ग्लोब को खोलेंगे, अभी मान लीजिए मेरा ग्लोब क्या है, मान लीजिए पूरा ग्लोब गोल है, पूरा ग्लोब गोल है इस तरह का, तो ये 360 डिग्री बना रहा है। अगर इसको खोलेंगे हम तो 180 इधर आएगा 180 इधर आएगा, कुछ इस टाइप का। मान लीजिए हम ग्लोब को खोल रहे हैं तो ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, तो 180 यहाँ आएगा और 180 180 डिग्री यहां से आएगा, तो यह है 0 डिग्री लाइन। तो 180 डिग्री में जाने में, मान लीजिए यहां से 180 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से 180 जाने में 1 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 180 मिनट में 720 मिनट, 720 मिनट, और यहाँ 720 मिनट, यहाँ लगेगा 720 मिनट और यहाँ भी लगेगा 720 मिनट। यानी पूरा को मान लीजिए पूरा एक ग्लोब है, तो पूरे एक ग्लोब पे जर्नी करने में कितना लगेगा, 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर, यानी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर पूर्व में, इन दोनों में कितना लगेगा जीएमटी से 720 मिनट इधर 720 मिनट उधर, यानी 720 मिनट 720 मिनट ये टाइम लगता है। यानी पश्चिमी गोलार्ध में आप यहाँ जाए तो पूर्वी गोलार्ध में आप पूरा 180 डिग्री देशांतर तक जाए तो कितना लगेगा 720 मिनट। तो इस तरह से टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है, और इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि ये 7.5 के या 30 मिनट के गुणक में होना चाहिए। इसीलिए ये देखिएगा कि 82 डिग्री होगा या 30 के गुणक में होगा, किसी का भी टाइम जोन देखिएगा तो 82 डिग्री यानी 7.5 के गुणक में होगा या फिर 30 मिनट के गुणक में होगा, या तो डिग्री में 7.5 का या तो मिनट में 30 मिनट का। तो कभी कभी एक बार एग्जाम में टाइम जोन भी पूछ लेता है कि किस देश का कितना टाइम जोन है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन 2-3 का हम बता दे रहे हैं, बाकी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे अधिक जो टाइम जोन है
टाइम जोन। टाइम जोन मतलब वही समय रेखा कि जो सबसे अधिक समय रेखा है। भारत की तो एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री, लेकिन सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो किसकी है? फ्रांस की है। किसकी? फ्रांस की। ये लगभग कितनी है? 12। अब फ्रांस की क्यों है? क्योंकि फ्रांस की कुछ जो टेरिटरी है, यानी कुछ भाग जो है वो कभी यूएसए के पास पड़ जाएगा या कुछ दक्षिणी अमेरिका में पड़ जाएगा। आप देखेंगे जैसे दक्षिण अमेरिका में आप देख लेंगे वो एक लॉन्चिंग पैड है वहाँ ब्राजील के पास में, वहां पे एक पड़ जाता है। कुछ भाग इसका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया में। अब क्योंकि पोलिनेशिया देखिएगा उसमें पड़ जाएगा। कुछ इसका भाग अफ्रीका में पड़ जाता है। तो इस तरह से हर देश के टाइम जोन अलग अलग है। उसी तरह जो ये टेरिटरी है फ्रांस की, तो उसकी भी टाइम जोन क्या होगी? यानी हर महाद्वीप की अलग अलग होगी। तो ये जिस जिस महाद्वीप में यहाँ फ्रांस की टेरिटरी होगी उसका भी टाइम जोन अलग अलग होगा। तो फ्रांस की टाइम जोन 12 है। इसके बाद रूस में 11 है, यूएसए की 11 टाइम जोन है। तो इस तरह से कुछ है। ब्रिटेन का 9 है, ऑस्ट्रेलिया का 9 है टाइम जोन। तो इस तरह से ये टाइम जोन याद रखिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था। ये शायद यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी पेपर में या फिर यूपीएससी के पेपर में शायद ये टाइम जोन मिलाने के लिए दे दिया था कि किस देश की कितनी टाइम जोन है। तो मिलाने के लिए दे दिया था, ये टाइम जोन देख लीजिएगा। तो इस तरह से अक्षांश मतलब कर्क रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम देखेंगे इसके जो जलीय सीमा है, भारत की जो जलीय सीमा है उसके बारे में। इसके बाद फिर स्थलीय सीमा के बारे में। इसके बाद हम आगे आगे चलेंगे तो पठार, नदियां, मैदान, वो सब आगे देखते जाएंगे। तो ये आज की क्लास इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।